Hello friends, this is Dr. Piyush Mahajan. I am a psychiatrist based in अमृतसर एंड पठानकोट। मैं आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ उसका नाम है इरिटेबल बावल सिंड्रोम और आईबीएस। तो दोस्तों, इरिटेबल बावल सिंड्रोम में क्या क्या सिम्टम होते हैं या किस तरह से वो प्रेजेंट करता है, कुछ पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स मैं आपको पहले उसके बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट, पेट में डिस्टेंशन रहनी, आपके अब्डोमन, आपके स्टमक, आपकी आंतों में डिस्टेंशन रहनी। दूसरा, आंतों या आपके पेट या आपकी अब्डोमन में डिस्टेंशन रहने के कारण पेट दर्द या पेट में पेन रहनी। तीसरा, कभी कभी डायरिया हो जाना। चौथा, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाना। पांचवा, जब भी पेन या किसी को अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी उसके साथ साथ उसको स्टूल पास करने की, वॉशरूम जाने की एक अर्ज होगी, उसका मन करेगा कि अपने आप को वो जाके वॉशरूम में जाके अपनी जो स्टूल है उसको इवैक्यूएट कर ले। और जैसे ही वो स्टूल पास करने वॉशरूम में जाएगा, कईयों को सिर्फ गैस पास होगी या फिर कईयों को एकदम डायरिया या लूज स्टूल या स्टिकी स्टूल आएगा। और इन दो चीज़ों के बाद, या गैस पास होने के बाद या फिर डायरिया होने के बाद, वॉशरूम से जब वो बाहर आएगा उसको कुछ देर के लिए जो ऊपर वाले पहले दो सिम्टम थे कि अब्डोमिनल पेन और अब्डोमिनल ब्लोटिंग या अब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये सारी चीज़ों में उसको रिलीफ महसूस होगा। और दोस्तों, इसकी जो ड्यूरेशन है काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग होती है। पेशेंट्स आके कहेंगे कि मुझे डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम तो कब से है, कई कई बार तो कहते हैं कि वो 10-15 साल हो गए। कुछ पेशेंट्स आके कहेंगे कि 2-3 साल है। और कभी हम उनको मतलब बैठ के जब हिस्ट्री लेते हुए उनको रियलाइज़ कराएंगे कि आप ध्यान से सोचो आपको ये प्रॉब्लम कब से है। तो कुछ पेशेंट जो पहले बोलते हैं कि मुझे 6 महीने से है, वो बाद में चेंज कर लेंगे स्टेटमेंट, नहीं डॉक्टर साहब आप ठीक कह रहे हो, मुझे ये काफ़ी 3-4 साल से, 5-6 साल से, काफ़ी देर से ऐसी प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ मोस्टली ये पेशेंट्स आके ये बोलेंगे कि डॉक्टर साहब मैंने कितने टेस्ट करा लिए। कई पेशेंट्स तो आगे कहते हैं मैंने सीटी अपने अब्डोमेन का, सारी रेडियो इमेजिंग या सीटी एमआरआई ये तक करवा लिया, कोई टेस्ट नहीं छोड़ा। कई आके कहेंगे मैंने कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं छोड़ा, कोई पेट का डॉक्टर नहीं छोड़ा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं छोड़ा, पर ये प्रॉब्लम जैसे पहले साल हुई थी फिर दूसरे साल या जब जब बीच बीच में होती है, तो इसका कोई परमानेंट मुझे सोल्यूशन नहीं मिलता। और अब मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास गया था जिनको मैं अपने रूटीन में दिखाता हूँ, तो उन्होंने मुझे एक बार बोला कि साइकेट्रिस्ट से मिलें। तो दोस्तों, ये इसमें अब सारे सिम्टम तो आप सोचोगे कि सारे पेट के हैं, और मैं साइकेट्रिस्ट होने के साइकेट्रिस्ट क्यों इस टॉपिक को मतलब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये एक एक मिथ है जो हमारी सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई भी ऑर्गन की अगर कोई समस्या है तो वो गो टू द कंसर्न स्पेशलिस्ट। इसी कारण हमारे देश में इग्नोरेंस है साइकेट्रिक इश्यूज़ को लेके या साइकेट्रिक एसोसिएशंस को लेके कि हमारे बॉडी के ऑर्गन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोई साइकेट्रिक बेस या कोई उसका ब्रेन से एसोसिएशन हम हमेशा इग्नोर करते हैं और कई बार नोइंगली इग्नोर करते हैं। तो इसीलिए मैं आज इस बात को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हमारे ब्रेन का और हमारे बॉडी के हर ऑर्गन का एक कनेक्शन है जो थ्रू नर्व्स एंड थ्रू सम केमिकल्स, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, हमारी बॉडी से या हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। तो अब इसके कारणों पे अगर मैं आऊँ कि आईबीएस क्यों होता है, तो मैंने पहले जो अभी बात की कि वो माइंड से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, तो सबसे सिग्निफिकेंट कारण ही इसका ब्रेन है। जो हमारी ब्रेन गट एक्सिस होती है, ब्रेन और गट, ब्रेन हमारा जो माइंड, और गट गट हमें बोलते हैं अब्डोमन, और उसके अंदर जो मटेरियल होता है जैसे हमारे आंतें होती हैं जिन्हें हम इंटेस्टाइन्स बोल देते हैं, हमारा स्टमक। तो गट ब्रेन एक्सिस में, या मतलब इनका जो रिलेशन है, जो एक दूसरे से जैसे जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनके कनेक्शंस में आपस में कुछ ऐसी इश्यूज आ जाते हैं जो ये आईबीएस की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, या मतलब पेशेंट को आईबीएस के सिम्टम्स आते हैं। तो मोस्टली ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो जैसे पहले भी मैंने बताया कि किसी भी तरह के टेस्ट में वो खुद ही बोलते हैं कि मेरा कभी भी ये प्रॉब्लम का हल मैं नहीं पकड़ पाया, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है एक केमिकल बेस्ड है कि बॉडी में केमिकल्स की मोस्टली चेंजेस आती हैं, या डेफिशिएंसी कह लो, या
कुछ ऑल्ट्रेशन कह लो। तो इसलिए कभी भी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं हम किसी भी इमेजिंग या किसी भी टेस्ट में हम ज़्यादा उनको क्लिनिकली किसी टेस्ट पे हम नहीं पहचान पाएंगे। तो दोबारा अब इस पे कारणों पे आते हुए सबसे पहला कारण जो मुझे पर्सनली लगता है कि आईबीएस से रिलेटेड है, और वो डिप्रेशन नहीं है, मुझे जो उसका बेसिक ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो चीज़ लगती है साइकेट्रिक एस्पेक्ट से, वो है पर्सनैलिटी इश्यूज़। सबसे ज़्यादा मुझे पर्सनली, अभी तक मैंने जितने साल से पेशेंट देख रहा हूँ, मुझे जो सबसे ज़्यादा लगा है कि कहीं ना कहीं जो आईबीएस के पेशेंट्स होते हैं, जब हम उन्हें इवेल्युएट करते हैं या उनकी हिस्ट्री लेते हैं, तो हमें दो टाइप के अंडरलाइंग पर्सनैलिटीज़ मिलती हैं। फर्स्ट एंग्शियस पर्सनैलिटीज़, दूसरा ऑब्सेसिव पर्सनैलिटीज़। एंग्शियस पर्सनैलिटीज़ में जैसे आपको सिम्टम्स मोस्टली पता है कि छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा चिंता करना, छोटी छोटी बात पे ज़्यादा अपनी बॉडी पे स्ट्रेस देना और कोप नहीं कर पाना। कईयों को पैनिक सिम्टम्स साथ में एसोसिएटेड होते हैं, कईयों के पैल्पिटेशंस फील होती है, और मोस्टली ये 2-3 सिम्टम जैसे पैल्पिटेशंस फील होना, कईयों को ब्रेथलेस होना, कईयों को ट्रेमर्स होना, ये ऑन एंड ऑफ उनकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं देखे जाते हैं। और जब हम उनसे पूछेंगे कि आप स्ट्रेस को कैसे कोप करते हो या कुछ है, वो खुद ही बताना शुरू कर देता है पेशेंट या मरीज़ की मैं डॉक्टर साहब थोड़ा एंग्शियस हूँ, जल्दी घबरा जाता हूँ, जल्दी टेंशन ले लेता हूँ। तो पहला एंग्शियस पर्सनैलिटी, इट इज़ इन माई ओपिनियन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट predisposing factor for the development of IBS in the future life. सेकेंड पर्सनैलिटी जो आईबीएस में देखी जाती है वो है ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव पर्सनैलिटी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी में भी आईबीएस काफ़ी हद तक काफ़ी फ्रीक्वेंसी में पाया जाता है। अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट, जैसे कि ये लोग काफ़ी परफेक्शनिस्ट होते हैं। ये अपना काम बड़ा तरीके से, बड़ा सिस्टमेटिक, टू द पॉइंट और पूरा प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग करते हैं, और हर तरह की चीज़ में ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, अपने शेड्यूल को कोशिश करते हैं कि मैं पूरा एफर्ट देके अपने शेड्यूल पे कोई भी असाइनमेंट सबमिट करूं, कभी लेट नहीं होते। तो बेसिक इनकी पर्सनैलिटी शुरू से ही बड़ा रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होती है। तो इन दोनों पर्सनैलिटीज़ में, चाहे वो एंग्शियस है चाहे ऑब्सेसिव है, इनमें दोनों में ही आईबीएस होने के चांस फर्दर लाइफ में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आईबीएस का एसोसिएशन जो आमतौर पे सभी बुक्स में भी लिखा कि स्ट्रेस के साथ रिलेटेड है। तो स्ट्रेस मोस्टली कोई भी एक्सटर्नल स्ट्रेस आएगा, कोई किसी का फाइनेंशियल बर्डन आ गया, किसी की कोई जॉब चली गई, किसी की मैरिज टूट गई, किसी की डेथ होगी, किसी की बेरीवमेंट होगी, ग्रीफ, किसी भी तरह का स्ट्रेस होगा, तो उसमें आईबीएस होने के चांस ज़्यादा होंगे। और मोस्टली जो ऊपर दो पर्सनैलिटीज़ बोली, यही देखा जाता है कि उन दो पर्सनैलिटीज़ में कोई स्ट्रेस आता है तो अल्टीमेटली वो आईबीएस के सिम्टम्स के साथ ऑन एंड ऑफ डॉक्टर्स के पास प्रेजेंट करते रहते हैं। इन रीज़न्स के अलावा और क्या रीज़न्स हो सकते हैं आईबीएस के? जेनेटिक्स, मतलब उसके जीन्स में कुछ स्टार्टिंग में ऐसी प्रॉब्लम होगी कि उसको आईबीएस हो रहा है। दूसरा, लोकल जो हमारा इंटेस्टाइन है, हमारी आंत है, उसमें माना जाता है कि अच्छे बैक्टीरिया की कमी हो जाती है और जो बुरे बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया, उनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है। उसके अलावा हमारी एक और फैक्टर मानते हैं कि हमारी केमिकल्स कुछ ऑल्टर्ड होने के कारण हमारी जो इंटेस्टाइन की या आंत की जो मूवमेंट है, मतलब वो बड़ी होती है, जिसके कारण कईयों को डायरिया प्रीडोमिनेंट आईबीएस होता है। अब मैं आ रहा हूँ इसकी मैनेजमेंट पे। अब मैनेजमेंट, जब मैंने आपको पहले बोल दिया कि ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट इसमें रोल ब्रेन का है, तो मैनेजमेंट में भी मैं इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करूँगा। तो सबसे पहला, जब पेशेंट अगर हमारे पास आ रहा है या साइकेट्रिस्ट के पास आ रहा है, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? सबसे पहला तो हम उसको रीअश्योरेंस दें। रीअश्योरेंस किस बात की दें? हम रीअश्योरेंस इस बात की देंगे कि पेशेंट को कि आपका ये जो आप प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, ये कोई सीरियस डिसऑर्डर नहीं है। एंड इसके साथ साथ ये रीअश्योरेंस भी देनी है कि आप अगर कुछ बेसिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करोगे तो ये आपका जो प्रॉब्लम है ये आपके कंट्रोल में होगी, यानी आप इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकोगे। और दूसरा, अब इसको हम अपने कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं?
तो सबसे ज़रूरी इसमें है कि बेसिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो जैसे कि मैं आगे भी ऑलमोस्ट अपने लेक्चर में बोलता हूँ कि बेसिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है। एक तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो है हमारा टाइम पे हो। मील्स का टाइमिंग ऑलमोस्ट आपका स्टेबल सा रहे हर दिन, ज़्यादा आगे पीछे ना हो, या मील स्किप नहीं करनी। मील्स एक टाइम पे जब भी आपने लेनी है, ये भी नहीं कि आपने बिंज करना है। और जब भी जितनी भी मील्स ले रहे हो उसमें आपने फैटी फूड जो है अवॉइड करना है। मील्स के बीच में जो भी टाइम होता है या गैप होता है, जैसे 6 आवर्स का मोस्टली तीनों मील्स में डिफरेंस होगा। तो इन बिटवीन मील्स आप पानी का जो अपना इंटेक है ना, वो आप क्वांटिटी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लें उतना बेटर है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मेंशन करना भूल गया, जो वाटर डिहाइड्रेशन है या हमारी बॉडी में पानी की कमी भी एक तरह के आईबीएस का कारण मानी जाती है। तो आपको पानी का इंटेक ज़्यादा रखना पड़ेगा। गर्मियों में 4-5 लीटर, सर्दियों में 2-3 लीटर के हिसाब से आप पानी पिएं, पर बॉडी वेट के हिसाब से पानी होता है। तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर राय लें इसके बारे में कि क्वांटिटी कितनी रखनी चाहिए। उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फाइबर्स, डाइट में फाइबर का होना बहुत ज़रूरी है। फाइबर की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी, फाइबर किस किस चीज़ से मिलते हैं, सैलेड से, फ्रूट से, जितना फाइबर ज़्यादा होगा आईबीएस के चांसेस कम होंगे। और इसके अलावा एक्सरसाइजेज में क्या होना चाहिए, मुझे पर्सनली मेरा यही एडवाइस रहता है कि पेशेंट्स आके बोलते हैं डॉक्टर साहब हम जिम कर लें, एक्सरसाइज तो वो काफ़ी अच्छी है। मैंने कहा जिम करना है, मैं यही बोलता हूँ कि जिम करना या नहीं करना मेरी बीमारी से इसका कोई एसोसिएशन नहीं। जिमिंग इज़ ओनली फॉर मसल डेवलपमेंट। जो बेनिफिशियल है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है ब्रिस्क वॉकिंग, तेज़ 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 चलना, ना टहलना ना भागना, तेज़ 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 चलना। ये ब्रिस्क वॉकिंग आप अपने घर की टेरेस पे भी कर सकते हो, अपने घर का वरांडा या घर की लॉबी बड़ी है वहाँ पे भी कर सकते हो आप। कई लोग बहाना मार देते हैं हमारे घर में जगह नहीं है, बाहर कोरोना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो चाहे वो कहीं पे भी कर सकता है, बस तेज़ 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 चलना है। और लगभग 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स एक दिन का हो, और इसको चाहे आप डिवाइड कर सकते हो, आधा घंटा सुबह या पौना घंटा शाम को और 15 मिनट सुबह, जैसे आपको कंफर्टेबल है। इसके अलावा टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, और अवॉइड क्या करना है, सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्टली पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं हम अल्कोहल लेते हैं। तो अल्कोहल तो आप भूल ही जाओ कि एक, जैसे बोलते हैं, एक बूंद अल्कोहल भी इस चीज़ के लिए ख़राब है, और किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का सब्सटेंस इसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा, इसमें आपने अवॉइड क्या करने हैं, कैफिनेटेड बेवरेजेस, कैंपास, कोलास, जितने कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, चाय, कॉफ़ी, ये भी आपने अवॉइड करनी है। इसके अलावा और क्या अवॉइड करना है, पर्टिकुलरली मैं डाइट पे आ रहा हूँ। अब इसमें ये देखा गया है जितने गैस प्रोड्यूसिंग फूड्स हैं, गैस मतलब जैसे हमारी बॉडी में जैसे हम फ्लैटस पास करते हैं तो गैस जिन फूड से ज़्यादा बनती है, जो खानों से ज़्यादा बनती है, उनमें क्या क्या आते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, प्याज, लहसुन, उसके अलावा राजमा, उसके बाद बंद गोभी, फलियाँ जैसे बीन्स, ये। और इनके जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स कौन कौन से होंगे, फ्रूट्स में जो हाई फ्रक्टोज कंटेंट वाले फ्रूट्स हैं, जैसे एप्पल, मैंगो, एप्रिकॉट, पीच और राइप बनानास, ये हमने अवॉइड करने हैं। तो इन फूड्स के अलावा कईयों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। जैसे बचपन से ही कई लोग आके कहते हैं कि मैं बचपन से ही जब भी दूध पीता हूँ तो मेरे को या तो डायरिया हो जाता है या मेरा अब्डोमिनल फुलनेस हो जाती है, तो उनमें मे भी लैक्टोज इंटॉलरेंस हो। तो इन टाइप के पेशेंट्स में अगर आईबीएस होता है तो हम ये भी बोलते हैं इन्हें कि आप थोड़ा दूध का भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे। और इसी को मैं आगे ऐड करूँगा कि बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसमें है दही का, कर्ड का। आप जितना उसको लेंगे मॉर्निंग और लंच के टाइम के अकॉर्डिंग, वो बहुत बेनिफिशियल है। तो ये अपनी एक रूटीन बनाएं कि आपने दही या कर्ड अपनी ब्रेकफास्ट और लंच में लेना ही लेना। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें मैंने बताई वो आपको बहुत ही ज़रूरी हैं। अब एक और चीज़ मैं अवॉइडेंस करने की मैं बोलूँगा कि अवॉइड किस चीज़ को करना है या डोंट क्या करना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी भी डायरिया होने पे या कभी भी पेट की कोई भी आपको लगे कि मेरा ऑल्टर्ड बाउल हैबिट हो गया, तो आप खुद से, जैसे कईयों को आदत है कि वो कोई भी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर लेते हैं, मोस्टली ओफ्लॉक्स, ओजेड, टिनिडाजोल और नीडाजोल, आजकल हर एक को पता है, गूगल है,
ये कभी मत करें। एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स से ये चीज़ और प्रेसिपिटेट होगी या बढ़ेगी, रादर इसका कोई हल नहीं होगा। इसका हल इसी में है कि जो मैंने मैनेजमेंट टिप्स आपको बताई हैं उस वो करने पे, और जो चीज़ें अवॉइड करने के लिए बोली हैं वो करने पे। इसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, पीएमआर जिसे बोलते हैं, योगा, मेडिटेशन, ये चीज़ें आप टाइम के साथ अगर अपनी आप रूटीन लाइफस्टाइल में ले आते हैं, योगा के कोई 2-3 आसन जो पेट से रिलेटेड होते हैं, तो आपको लॉन्ग रन में इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। और हमेशा यही सोचें, यही माने इस वीडियो देखने के बाद कि आईबीएस कोई सीरियस डिसऑर्डर नहीं है, और किसी को भी एक बार कोई डायरिया या ऐसे जो 4-5 मैंने सिम्टम्स बताए, पेट दर्द, पेट में कस पड़ जानी और डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, तो एक बार किसी को हो गया, कई महीने से मुझे हो रहा है, तो मैं उसको कभी भी आईबीएस नहीं बोलूँगा। आईबीएस मोस्टली पेशेंट्स को जो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, हमेशा एक लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री होगी, मतलब 2-3 साल, 3-4 साल, 5-6 साल, हमेशा हमें कहीं ना कहीं हिस्ट्री में मिलेंगे। और साइकेट्रिस्ट होने के नाते मैं बार बार खुद भी ट्राई करता हूँ कि, और दूसरों को भी अपील करता हूँ कि हमेशा ऐसे पेशेंट्स की जो रेजिस्टेंट हैं या जो ऐसे आ रहे हैं, रेफर्ड हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट से कि इसको आराम नहीं आ रहा, तो उनकी डिटेल्ड हिस्ट्री में जाएं। जब हम हिस्ट्री डिटेल में लेके कोशिश करते हैं बीमारी को ठीक करने की, तो वो सबसे बड़ा एक थेरापेटिक टूल हमारे पास होता है। तो हम जितना पेशेंट के साथ रेपो बनाएंगे, उन्हें ढंग से बात करेंगे, उन्हें मैनेज करेंगे और उनकी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, तो हमें कोई ना कोई उनका ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आईबीएस में हमेशा ही मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी टॉक ख़त्म कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को देख के प्लीज़ कुछ टिप्स जो हैं फॉलो करें, अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, और अवॉइड एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़, एंड all the best for your good health of the future. Thank you.